हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वेल में आकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, वही बीजेपी भी। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, दोनों आमने सामने नजर आए। सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा भी काटा। इसकी देखिए तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायक आमने सामने आपको नजर आएंगे। और मुद्दा वक्फ संशोधन बिल और कानून को लेकर देखिए नारेबाजी भी करते हुए नजर आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक। अभी 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने अपने विधायकों की एक बैठक भी बुलाई थी वक्फ संशोधन बिल को लेकर। और इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नारेबाजी कर रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा की मांग की। बिना चर्चा के सदन की कार्रवाई ना चलने की धमकी दी थी। और इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई स्पीकर ने भारी हंगामे के बीच एक बार फिर 20 मिनट के लिए उसे स्थगित कर दिया। ये बड़ी अपडेट आपको दे रही है। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हाई हाई के नारे शुरू कर दिए थे। वही विधायक टेबल पर चढ़ गए, कुर्सियों पर चढ़ गए। सदन में बीजेपी हाई हाई के नारे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लगाने लगे, तो बीजेपी वाले भी नारे लगाने लग गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने काला कानून वापस लो के नारे लगाते हुए विधानसभा में काला कपड़ा तक भी लहरा दिया। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक फिर से वेल में उतरे, हंगामा शुरू कर दिया। तो देखिए दूसरी बार कार्रवाई 20 मिनट के लिए रोकनी पड़ी। तो तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ बीजेपी नारेबाजी करते नजर आई, वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पीछे कैसे हटे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बता दें कि एडजॉर्नमेंट मोशन को स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बेल में उतरे, हंगामा किया, जिस पर स्पीकर ने बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित किया था और फिर दोबारा 20 मिनट के लिए स्थगित किया। चलिए विस्तार से इसी खबर पर चर्चा करते हैं, अपडेट लेते हैं। मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं और साथ ही अहमद अयाज सचिव है जम्मू कश्मीर MPLB के, उनसे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आलोक वत्स हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, नेता है बीजेपी के। अहमद अयाज जी, शुरुआत आपसे करेंगे, लेकिन पहले रमन से मैं एक अपडेट ले लेती हूं कि क्या कुछ अपडेट जो है वो मिल रही है। रमन देखिए इस वक्त तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले हल्ला काटा, फिर कार्यवाही कुछ 15 मिनट के लिए रोकी गई, फिर दोबारा कुर्सियों पर चढ़ गए, फिर 20 मिनट के लिए रोकी गई। अभी क्या अपडेट है? देखिए पलक, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो हंगामा शुरू हुआ था विधानसभा में, वो लगातार जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो दोबारा एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो हैं वो बेल में उतरे और लगातार हंगामा जो है वो करते रहे। इस बीच काला कपड़ा भी दिखाया गया, टेबल पर चढ़कर भी जो है नारेबाजी की गई और सीधे तौर पर कहा गया कि जब तक स्पीकर इस पर चर्चा की परमिशन नहीं देंगे तब तक वो विधानसभा नहीं चलने देंगे। करीबन आधा पौना घंटा जो है वो लगातार हंगामा होता रहा और उसके बाद स्पीकर ने 20 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया। लेकिन अभी जो है कार्रवाई दोबारा शुरू नहीं हो पाई। लगभग आधे से पौना घंटे का समय जो है वो बीतने को है। लेकिन जिस तरीके से जो नेता हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया वो इस पर चर्चा करना चाहते हैं। वो क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर और उसके बतौर वो यहाँ पर इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम के अगेंस्ट, ये जो मुस्लिमों के अगेंस्ट जो है ये बिल लाया गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी और PDP जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की कोशिश कर रही है। PDP के जो वहीद पर है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ किरण रिजिजू जो देश के लॉ मंत्री हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हैं, उन्होंने ही इस बिल को संसद भवन के अंदर पेश किया, जिसके बाद इस बिल को पास कराया गया। आज वो श्रीनगर में हैं, ट्यूलिप गार्डन के अंदर उमर अब्दुल्ला उनके साथ मौजूद हैं, वो उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनके विधायक जो हैं वो सदन में हंगामा कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। कहीं ना कहीं पब्लिक जो है कश्मीर की उसको मिसलीड करने की कोशिश जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की जा रही है।
रही है। और ये सारी रणनीति जो है 3 दिन पहले गुपकार जो उमर अब्दुल्ला का घर है श्रीनगर में, वहाँ पर जो बैठक हुई थी, उसी बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हुआ है, उस बिल के अगेंस्ट जो है वो विधानसभा में बाकायदा एडजर्नमेंट मोशन लाया जाएगा। लेकिन जब एडजर्नमेंट मोशन को स्पीकर ने रूल 58 का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया, तो ये हंगामा जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो गया। हंगामा अभी भी लगातार जारी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का कहना है क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर रहने वाले हैं, यहाँ पर 50 से ज़्यादा उनके विधायक चुन के आए हैं, तो उनकी ये एक रोल ड्यूटी बन जाती है, एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि वो यहाँ पर मुस्लिम के हक की आवाज़ जो है वो विधानसभा में उठाएं। लेकिन इस पर जो है वो चर्चा की मांग करते हुए दूसरी बार विधानसभा के जो कार्रवाई है उसको स्थगित किया गया है और कार्रवाई को अभी दोबारा शुरू नहीं किया जा सका है। जी ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। अहमद अयाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिव है जम्मू कश्मीर MPLB के। सर, वक्फ कानून को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पहले तो मैं वह जानना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ये सही नहीं है। जैसे जिस तरीके से अमेंडमेंट या जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए या लाए गए हैं वो सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हक देता है हर एक मजहब को, हर एक इंसान को अपनी तरीके से चलने का, मजहबी मामलात को देखने का, तो उसमें एक मुदाखलत है, पहली बात। और दूसरा, ये एम लेकर, ये ऑब्जेक्ट लेकर, ये आर्गुमेंट देकर कि इसमें वक्फ बोर्ड्स में करप्शन है और मिसमैनेजमेंट है और फिर मुसलमानों की भलाई के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही है। उसका एक वजह यह है कि अगर हम करप्शन और मिसमैनेजमेंट की बात देखेंगे तो फिर हमें करप्शन और मिसमैनेजमेंट सिर्फ वक्फ बोर्ड्स पर ही नहीं मिलेगा। ये एक टोटल जो सिस्टम है उसकी रिफ्लेक्शन है, जो शायद हमको हर एक जगह पर मिलेगी, वक्फ बोर्ड पर ही नहीं और बाकी सब जगह पर मिलेगा। हमको करप्शन मिलेगा, हमको मिसमैनेजमेंट मिलेगी, मिस गवर्नेंस मिलेगी। तो वक्फ बोर्ड को पकड़ के चलना तो ये दिखा रहा है, मंशा दिखा रहा है। और दूसरा, ये कहकर कि इसमें जो मुसलमानों की भलाई की बात की जा रही है, तो सिर्फ वक्फ बोर्ड को लेकर ही गवर्नमेंट। तो सर अहमद अयाज जी, देखिए मैंने आपकी बात सुनी और मैं पहले जानना चाहती थी कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि सर आपने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, आप उसका पालन कीजिए, बहुत अच्छी बात करी। तो फिर सर हिंदुओं को जाना चाहिए कोर्ट? तो मतलब आपके पास तो अभी भी वो राइट है, वक्फ बोर्ड तो अभी भी है, उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ। अमेंडमेंट लेकर आई ना सरकार, सचर कमेटी में जो रिकमेंडेशन दी गई उसे लागू किया सरकार ने, सिंपल। तो हिंदुओं को जाना चाहिए, तो ऑपोजिट नहीं हो रहा सर? थोड़ा मैं चाहूंगी आप इस पर रोशनी डालिए। नहीं, देखिए हम तो इसको डायरेक्टली एक मुदाखलत मानते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड्स हैं ये मुसलमानों की डोनेटेड की हुई प्रॉपर्टी है। और ये बोर्ड्स को जब हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले से मुसलमान इन बोर्ड्स को अपने तरीके से मजहबी तौर जो उनकी मजहबी अहकाम आते हैं इसके ऊपर मैनेज करते आए हैं। बोर्ड तो अस्तित्व में है ना, मुसलमान आप जो कह रहे हैं सर, मुस्लिम कम्युनिटी सर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक जो मुस्लिम पर्सपेक्टिव है वो आए सर, तो इसका अस्तित्व थोड़ा खत्म किया सरकार ने। जी मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें हुकूमती मुदाखलत का कोई जवाज नहीं बनता, चाहे वो इसमें अमेंडमेंट लाए चाहे ना लाए। पहली बात ये कि इसमें हुकूमती मुदाखलत का कोई जवाज नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि ये एक डोनेटेड प्रॉपर्टी है जो मुसलमान खुदा के नाम से डोनेट करते हैं, और उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि ये मजहबी मामलात के लिए इस्तेमाल की जाए और चैरिटी के लिए इस्तेमाल की जाए। तो सर आपने बहुत अच्छी बात की सर, आई एम वेरी हैप्पी, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि वक्फ जो है, जो जमीन अल्लाह के नाम पर रहती है, उसका जो काम है वो बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, उसके लिए आप कर सकते हैं। वो तो नहीं हो रही है, ये तो बहुत बारी मामले सामने आए, पेंडिंग केसेस भी हैं कि वो करप्शन हो रही है। कौन कौन करप्शन कर रहा है, कितने हमने देखा कि वक्फ के अंदर बैठे ही लोगों ने करप्शन किया, नेताओं तक के भी नाम जो है वे सामने आए। तो इसको तो सरकार ने और बेटर कर दिया ना,
और ट्रांसपेरेंसी देखिए, लेकर आई, जो एक सेंट्रलाइजेशन हुई थी मुस्लिम समुदाय के साथ, जो गलत हो रहा था, सरकार ने कहा नहीं अब आपके पास ऑप्शन है, जो पेंडिंग केसेस, जो एक सेंट्रलाइजेशन हुई थी बोर्ड की। हमारे को ठीक है सर, मैं आपको और समय दूंगी। हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त मुस्लिम समुदाय नहीं, मुस्लिम धर्म के ठेकेदार मैं कहूं, या फिर बहुत सारे ऐसे समुदाय के जो हम कह सकते हैं कि उनके प्रवक्ता बने हुए हैं, वो वक्फ संशोधन बिल जो है उसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए पलक जी, जिस समय ये वक्फ बोर्ड ये बिल पास हो रहा था, आपके चैनल ने भी और अन्य देश के विभिन्न चैनलों ने भी ये दिखाया था कि देश भर के मुसलमान, जिसमें महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल थे, उसमें से बहुत से लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे थे, उनके प्लेकेट लेके घूम रहे थे। तो क्या वो जो मुसलमान थे वो क्या बांग्लादेश या पाकिस्तान से इंपोर्ट करके लाए गए थे या हिंदुस्तान के ही मुसलमान थे? पहला प्रश्न ये मैं सचिव साहब से, अहमद अयाज साहब से पूछना चाहूंगा। दूसरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो 41,000 केस लंबित हैं वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के अंदर, उसमें से 29,700 केसेस पलक जी मुस्लिमों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ किया हुआ है कि इन्होंने जबरन मेरी जमीन हड़प ली है। तीसरा, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 9,24,000 एकड़ जमीन जो इनके पास है, उसमें हजारों हजार एकड़ में अनलिमिटेड जंगल घास उगे हुए हैं, जहां पर सांप बिच्छू का बोलबाला है। तो उस चीज को उगाकर किस मुसलमान का फायदा हो रहा है? जंगल झाड़ उगाकर किस बेवा का फायदा हो रहा है? किस विकलांग का फायदा हो रहा है? किस यतीम का फायदा हो रहा है? वो जरा मुझे अहमद साहब समझा दें। और चौथा, इनकी आमदनी 200 करोड़ की बताई जाती है सालाना, जो अब घटकर 180 के पास आ गई है। पलक जी, 9,24,000 एकड़ में अगर एक फसल भी उगाई जाएगी, मैं गांव का हूं, किसान, मेरे पिताजी किसान थे, तो मुझे मालूम है कि अगर बाढ़ भी 2 बार आ जाए और एक फसल भी अगर मैंने पैदा कर ली अपने जमीन से, तो आई कैन अर्न अराउंड 8,000 रुपीज। और इनका जो इनकम दिखा रहा है उसमें 800 रुपए भी नहीं आ रहा है पर एकड़। तो ये कौन सा फायदा कर रहे हैं गरीबों का, यतीमों का? ठीक है, और जो मॉल ठीक है रमन, देखिए कुछ देर पहले आपके साथी में ये चर्चा कर रही थी, जिक्र कर रही थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग तो कह रहे हैं बल्कि अच्छा है, हमारे पास ऑप्शन है अब कि हम न्याय के लिए और कोर्ट भी जा सकते हैं, और यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो वक्फ संशोधन अमेंडमेंट बिल के जरिए जो है वो हुई है। लेकिन यहाँ पे जो नेता हैं उनमें एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिल रही है, खास तौर पर अगर मैं मुस्लिम नेताओं की बात करूं, और वही सचर कमेटी जिसकी रिकमेंडेशंस इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में लागू की गई है, और उससे आपत्ति है विपक्षियों को। मतलब समझ नहीं आ रहा। Is it to me? जी रमन। अच्छा रमन, जी, जब से ये चर्चा जो है वो शुरू हुई है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा, इसको यहाँ पर पेश करके इसको पास करवाया जाएगा, तब से लेकर हमने देखा कि अलग अलग देश के कोने में, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर का एक भी ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर निकले हों, उन्होंने इस बिल का जो हो किसी तरीके से भी विरोध किया हो। सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है। आज भी जिस तरीके से विधानसभा में जो चीज़ हो रही है, जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, और पहली बार मैंने ये देखा है कि ट्रेजरी बैंक की तरफ से इस तरीके का हंगामा हो रहा है। स्पीकर कह रहा है कि रूल 58 में हम इसको अलो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हंगामा किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कश्मीर के वो विधायक जो कश्मीर से चुनकर आए हैं, जिनकी संख्या 50 से ज़्यादा के करीब में है, वो अपने वोटर्स को, जो ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से आते हैं वोटर, उनको कहीं ना कहीं ये एड्रेस करना चाहते हैं कि देखिए हमने आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाई है,
और जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी के जब एलओपी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी तो 3 सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो बहुत कुछ इसके बारे में कुछ बोल नहीं पाए। आखिरकार इस बिल के अंदर खामियां क्या है वो नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने इस बिल के चर्चा पे किसी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं किया। जो अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को कोसने में नजर आए। क्या कुछ कमियां थी इस बिल के अंदर, क्या कुछ यहाँ पर सुधार की जरूरत है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ राजनीति जो है वो इस बिल के ऊपर हो रही थी और उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं वक्फ का जो वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ के चेयरमैनों ने अपने रिश्तेदारों को 50-50 रुपए के लीज पर 100-100 साल के लिए दे दिया है। एक तरफ वो आधिकारिक रूप में तो 50 रुपए का पर्ची कटवाते हैं, लेकिन बैकएंड से पीछे के दरवाजे से उनसे लाखों रुपया जो है वो वसूला जाता है। तो ये भ्रष्टाचार जो है वो जिस तरीके से लगातार वक्फ के अंदर बढ़ता जा रहा है। वक्फ का जब निर्माण हुआ था, वक्फ को जब लाया गया था, तब ये कहा गया था कि जो इससे एकत्रित की हुई प्रॉपर्टी होगी उसका इस्तेमाल गरीब जनता के लिए, गरीब मुस्लिमों के लिए, जो बेवा मुस्लिम्स होंगी उनके लिए, उनके फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये होता हुआ नहीं दिखाई दिया। कई तरह के भ्रष्टाचार जो हैं वो वक्फ में देखने को मिल रहे थे, जिसको सुधारने की कोशिश जब केंद्र सरकार की तरफ से की गई तब देश का जो मुसलमान है उसके पेट में कोई दर्द नहीं है, लेकिन जो देश के राजनेता हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक को एज ए वोट, मुस्लिम जनता को एज ए वोट बैंक देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मिर्ची लगी। और खासतौर पर वो ठेकेदार जो वक्फ में बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। अहमद अयाज जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं नहीं कह रही, ये सच्चा कमेटी कह रही है। जब सच्चा कमेटी ने पूरा सर्वे किया, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने कहा कि 10% रेवेन्यू जो है मिनिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम, जो है वक्फ की प्रॉपर्टी से आना चाहिए, जो कि तकरीबन 12,000 करोड़ तक पर एनम था। इतना रेवेन्यू आ नहीं रहा सर। 12,000 करोड़ बहुत होता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनका बजट 12,000 करोड़ होता है। और फिर उसके बाद मैं मुस्लिम की बात करूं, मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात करूं, तो गरीबी उनमें सबसे ज्यादा। तो सर आप एग्री करिए ना कि यहाँ पर करप्शन नहीं था, मास लेवल सर करप्शन था, जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें कोई डिनाई नहीं करता कि वक्फ बोर्ड्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये भी माना जाएगा कि करप्शन भी हो सकता है, ऐसा हम ये नहीं कह सकते। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई भी कहेगा कि भाई नहीं मिसमैनेज हो रहे हैं, या दैट्स ट्रू, ये भी होगा कि करप्शन भी हो इसमें, दैट्स आल्सो ट्रू। बट माय पॉइंट ऑफ टेलिंग इज दैट क्या करप्शन और मिसमैनेजमेंट, मिसगवर्नेंस सिर्फ हमको वक्फ बोर्ड पर ही नहीं दिख रही है। टू मी इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द टोटल सिस्टम। करप्शन और मिसमैनेजमेंट और मिसगवर्नेंस हमारे टोटल सिस्टम में, और उसी का रिफ्लेक्शन हमको वक्फ बोर्ड में दिख रहा है। हर एक डिपार्टमेंट में दिखेगा, तो सर आपके अकॉर्डिंग सिस्टम कैसे बेटर करता है, प्लीज एक्सप्लेन। एक दूसरा चूंकि एक सवाल आ गया जो हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से आ गया, दिस इज ट्रू। हम ये नहीं मानते हैं कि भाई इसमें करप्शन नहीं होगा, लेकिन क्या गवर्नमेंट की नजर सिर्फ बोर्ड पर ही है कि बोर्ड की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके मुसलमानों की भलाई की जाए, या जो भी बैकवर्ड लोग हैं मुसलमानों में उनको हेल्प किया जाए? क्या गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या जो बाकी बोर्ड जो है, प्रॉब्लम क्या है ना अहमद अयाज जी, जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें सर एक सवाल आपसे मैं पूछूंगी। प्रॉब्लम सर पता क्या है ना, हमारे सेकुलर कंट्री में सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही वोट दिया गया है, हिंदू समुदाय को तो दिया ही नहीं गया। तो वहां पर तो मतलब कोई हमारे पास चांस ही नहीं है ना गवर्नमेंट के पास कि वहां पर कोई रेगुलराइजेशन सही तरीके से किया जाए, मैनेजमेंट को लेकर कोई सवाल आए। अगर हम मंदिर में दान करें तो वो सीधा सरकार के पास जा रहा है, तो वहां पर तो मतलब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना सर। बोर्ड मुस्लिम समुदाय को दिया गया है, ये फैक्चुअल चीज है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या लेकर डिस्कस कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो। मैं लेकर ये डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आपसे सर मैंने ओपन माइंड में जब इस पूरी चर्चा की शुरुआत करी अहमद अयाज जी से, मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा, सर आपका पर्सपेक्टिव इस बिल को लेकर क्या है? और आपने पहली चीज ये बोली कि सर मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करूं। तो बोर्ड तो सरकार ने खत्म नहीं किया, बोर्ड तो है, अस्तित्व में है।
तो हिंदू समुदाय के लोगों को जवाब- जाना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर। आप मेरा जवाब सुनिए। देखिए, मैं बहैसियत मुसलमान नमाज पढ़ता हूँ। ये मैं जब आज़ाद हिंदुस्तान हुआ, मैं हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक हो गया या मेरा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, मैं तभी से नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पहले से नमाज पढ़ रहा हूँ और लिहाजा इसको इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से ये मामला जो हमारे मामला है, कम्युनिटी के मामला है, जो मुसलमानों के, खास तौर वक्फ बोर्ड को लेकर मैं कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड आप देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए। ये जब हिंदुस्तान आजाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों से पहले से ये बोर्ड वजूद में आए हैं और मुसलमान मैनेज करते थे। आप इसको कहां आप रिलेट करते हो कि भाई हमारे हिंदू को नहीं है? हम भाई मुसलमानों की बात करूंगा। तभी तो यहाँ तक नौबत आ गई कि इतना करप्शन आ गया कि पहले ऐसी मैनेजमेंट जो है वो की ही नहीं गई। आलोक पद जी सर, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दीजिए, और सर प्लीज जवाब दीजिएगा क्योंकि इस वक्त मुस्लिम समुदाय के लोग आपको सुन रहे हैं। आलोक पद जी, अगर आपकी सरकार इस कानून को लेकर आई है तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप मुस्लिम समुदाय के लोगों को बताइए कि आपका जो रिलीजियस राइट है वो अभी तक है, बोर्ड अस्तित्व में है। मैं ऐसी इस्लामिक कंट्रीज को जानती हूँ सर जहां पर वक्त जैसा कुछ है ही नहीं, वहां पर सरकार जो है इसको मैनेज कर रही है। आलोक वत्स जी, ये बोर्ड जो है एक्सक्लूसिवली, ठीक है अयाज जी मैं आपके पास आ रही हूँ सर, बोलिए आलोक। मैं आपको बता दूं पलक जी कि बोर्ड का इसके पहले जब 370 CNN NRC आई थी तब भी लोगों ने इस तरीके की बातें की थी कि मुसलमानों को देश निकाला हो जाएगा, उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी और उनके साथ बहुत ज्यादा अनियमितताएं हो जाएंगी। लेकिन एक भी मुसलमान क्या न उनका सिटीजनशिप गया, न उनके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार हुआ। अब उन लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, ये जिन लोगों ने भी उड़ाई थी वो बिल्कुल बेबुनियादी बातें थी। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड को अब बेटर मैनेज करने के लिए चीजें की गई हैं। उनके किसी राइट को, और जो भी उनका पर्पस था वो वही रहेगा कि यतीम लोगों की, बेवा की, विकलांग की, और जो नौजवान ये बच्चे हैं यतीम बच्चे, उनको आगे बढ़ाने का। तो उस सब में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी तरीका। हाँ, जो वहां पर आमदनी होनी चाहिए थी वो आमदनी रुक गई थी और उसको बढ़ाया जाएगा। उसके जो बढ़ेगा आमदनी, उससे उन लोगों को फायदा कराया जाएगा और कहीं से भी मुसलमान लोगों का हक नहीं मारा जाएगा। जो जबरन इन्होंने मुसलमान लोगों की जमीनें बगैर उनके सहमति के 2013 में जो ड्रैकोनियन पावर जिनको कांग्रेस ने दिया, उसके तहत इन्होंने केरला में बोला एक पूरा गांव हमारा है, कर्नाटका में बोला ये 2 गांव हमारे हैं पूरे के पूरे, जहां लोग पूरी तरीके से बसे हुए थे। उस सब की जांच होगी, सच्चाई क्या है उस आधार पर उसका निर्णय लिया जाएगा। जो 29,700 मुसलमान अयाज जी देखिए, जब हम इस कानून के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो आज मध्य प्रदेश की मैं आपको खबर बता देती हूँ। यहाँ पर अब जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, मूवेबल और इमूवेबल, उसकी अब सर्वे जो है वो की जाएगी और सर्वे के बाद पूरी पोर्टल पर जानकारी जो है वो अपलोड की जाएगी ताकि सबको जानकारी होनी चाहिए कि भैया कहाँ पर क्या चल रहा है। और ये नए वक्फ कानून की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन, फिर मैं सचर कमेटी का जिक्र करूंगी और जेपीसी में जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसका जिक्र करूंगी, खुद से कुछ नहीं बोल रही। तो बस जो कुछ भी है उसको कंप्यूटराइज तरीके से पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, देश को पता होना चाहिए। क्या गलत है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये डोनेटेड प्रॉपर्टी है, अगर ये मुसलमानों तक महदूद है, इसमें किसी को मुदाखल करने का कोई जवाब नहीं बनता है क्योंकि ये डोनेटेड प्रॉपर्टी है चैरिटी के लिए, पर्पस मुसलमान कम्युनिटी के पर्पस के लिए। देश सर इस्लाम से नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। वेट, उसके अलावा इसमें गवर्नमेंट के अधिकारी भी जो सिविल सर्वेंट्स है वो एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स काम करते हैं इसमें। और दूसरा, कहीं कहीं इस बोर्ड को चलाने के लिए सबसे बड़ा अधिकारी जो है, जो MOS स्टेटस का है, वो इसका चेयरपर्सन या चेयरमैन बहुत सारे बोर्ड्स में है, जैसे जम्मू कश्मीर में। लिहाजा ये कहना
कि भाई ये सिर्फ मुसलमान अपने तरीके से कर लेते, वो भी सही नहीं है। हालांकि ये मुसलमानों का अपना मामला है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करती है। हाँ, तो फिर अगर आपत्ति इसमें क्या है? करप्शन का मामला है, वेट, अगर इसमें करप्शन का मामला है, गवर्नमेंट उन लोगों को करप्शन में जो भी है वो उनको करप्शन एक्शन ले सकती है। उसके लिए एक प्रावधान, अगर नहीं है प्रावधान तो प्रावधान बनाया जा सकता था, लेकिन ये नहीं है। और दूसरा, अगर किसी कोई क्लेम करता है कि मेरा प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जा किया है, लेट हिम गो टू द कोर्ट, उसको कोर्ट रोकता है। अभी भी केसेस है, लेट हिम गो टू द कोर्ट एंड फाइंड आउट। नॉर्मली कोई भी बोर्ड एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कोई बोर्ड से कि वो किसी की प्रॉपर्टी को अननेसेसरली क्लेम करे। अब अगर कोई किसी को करते हैं क्लेम, तो द कोर्ट्स आर देयर, there are lot many cases in the court so far as these dispute is concerned। तो कोई किसी को रोकता नहीं है। I don't know why unnecessarily, मुझे तो यही लग रहा है कि चूंकि मुसलमानों के पास ये सबसे बड़ी असासा है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर नजरें हैं ताकि इसको एक्सपेंड ना किया जाए। मुसलमानों के पास नहीं है सर, ये गलत बोल दिया आपने। मुसलमानों के पास नहीं है, ये वक्फ के पास है। नहीं, आई मे करेक्ट यू, मुसलमानों के पास होती तो आज उनकी दशा इस तरह की ना होती। ना 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 सर, ओहो सर, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। अरे वेट करिए, अगर मुस्लिम समुदाय का इससे विकास हुआ होता, उनकी अपलिफ्टमेंट हुई होती। तो मुसलमानों का है ना सर, अपलिफ्टमेंट पिछले, सर मैं 1952 से लेकर अब तक भी अगर कहूं सर, अगर वक्फ बोर्ड की तरफ से जो पैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो मुस्लिम समुदाय के ऊपर खर्च किया होता ना, तो सर मैं लिख कर दे सकती हूँ आज मुस्लिम समुदाय में गरीबी होती ही ना। सर होती ही ना। चलिए ठीक है सर, समय अपनी इतनी इजाजत दे पा रहा है। आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया। रमन, आपने भी हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। देखिए, बड़ी अपडेट आपको दे रहे थे क्योंकि मध्य प्रदेश में